कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके तीसरा टेस्ट होने वाला है और वार्षिक परीक्षा आपके आने वाली है। तो तीसरे टेस्ट और वार्षिक परीक्षा के लिए आपका जो पार्ट नंबर 9 है गुरुत्वाकर्षण वाला, वो पार्ट नंबर 10 और पार्ट नंबर 11 और पार्ट नंबर 12 ये सबसे ज़्यादा नंबर के आपका जो चैप्टर होने वाले हैं। तो आपके तीसरा टेस्ट भी अधिकतर जो स्कूलों में यही आपके इन पार्ट में से आएगा। वैसे आपके तीसरा टेस्ट सभी स्कूलों में अलग अलग आपके जो क्लास टीचर हैं, सब्जेक्ट टीचर हैं, उन्होंने आपको बता दिया होगा कि आपके साइंस में आपको कौन कौन से चैप्टर देंगे। तो इस वीडियो में आपके जो पार्ट नंबर 9 है, 10 है, 11 है और 12 है, इसके इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपके तीसरे टेस्ट के लिए तथा आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इन 4 पार्ट से आपका जो 70 नंबर के लगभग जो आपका मैटर है वो कवर होगा। 100 नंबर का आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर होगा, तो इनमें से आपके 70 नंबर का जो पेपर है वो इन चारों पार्टों में से बनने वाला है। इसमें भी आपकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपके लास्ट के तीनों पार्ट है ये, ठीक है। ये आपके 20-20 नंबर के पार्ट है, 10वां, 11वां और 12वां। तो इन तीनों पार्ट के अलावा ये 9वां पार्ट है वो भी आपके इंपॉर्टेंट है। तो गुरुत्वाकर्षण वाला पार्ट, इससे आगे की जो पार्ट है आपके वो अर्धवार्षिक परीक्षा में नहीं आए थे। गुरुत्वाकर्षण का तो फिर भी आपके आया था, लेकिन इसके आगे जो 10वां, 11वां और 12वां पार्ट है वो आपके अर्धवार्षिक में नहीं आया था, वो आपके वार्षिक परीक्षा में आएगा और बढ़िया ज़्यादा नंबर में आपके वेटेज है। तो अगर आप जो इन पार्टों की किसी तैयारी करना चाहते हैं तो आपके ऐप के ऊपर जो आपकी इसकी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, चैप्टर वाइज इसके टेस्ट उपलब्ध हैं। पुराने पेपर भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको एक आइडिया मिलेगा कि इन पार्टों से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप 49 रुपये में आज ये टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है आपको इस ऐप के ऊपर मिल जाएगी, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो कक्षा 9 की टेस्ट सीरीज एक बार आप ज़रूर देखना, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और जो बच्चे ऐप के अंदर टॉप 3 बच्चे रहेंगे टेस्ट सीरीज़ वाले, टॉप 3 बच्चों को 1100 रुपये की जो पुरस्कार राशि वो मेरी ओर से मिलने वाली है आपको। तो जिन भी बच्चों की इच्छा है वो आप 49 रुपये में टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। रिजल्ट के बाद में आपको जो टॉप 3 बच्चे होंगे उनको 1100 रुपये की पुरस्कार राशि ऑनलाइन प्रदान की जाएगी। अब इस वीडियो में जो 9वां पार्ट है आपका गुरुत्वाकर्षण वाला पार्ट, उसके इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो एक तो आपको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी है। इसके अलावा आपको जो इसके प्रमुख मात्रक वगैरह छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको अच्छे प्रकार से याद कर लेना है। जैसे एक प्रश्न आपके ये बनता है कि बार का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बार का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। इसका उत्तर हो जाएगा किलोग्राम। अगला प्रश्न है, दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा यदि इनके बीच की दूरी को दोगुना कर देंगे। तो बीच की दूरी को दोगुना करेंगे तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा। अब ये क्या सिस्टम है, इसमें 1/4 कैसे रहता है, तो जी का जो मान है वो इस पर डिपेंड करता है। ये वाला देखो, जी जो होता है वो क्या होता है, ये जी का सूत्र होता है आपके ये, तो ये हो जाएगा आपके गुरुत्वाकर्षण बल बराबर ये कैपिटल जी और m1 इंटू m2 बटे डी का स्क्वायर। ये m1 m2 दो पिंडों के बीच का जो द्रव्यमान है, उनकी m1 और m2 इनका द्रव्यमान है और d इनके बीच की दूरी है। तो दूरी को अगर अपन आधा करेंगे, यानी कि जो पहले d थी तो इसको d/2 करेंगे, तो इसका वो कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा आपके 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर कितना रहेगा, 1/4 इसका उत्तर रहेगा। सार्वत्रिक जो गुरुत्वीय नियतांक है जी, जिसकी हमने ऊपर चर्चा की, इसका मात्रक क्या होता है, तो गुरुत्वीय जो नियतांक होता है सार्वत्रिक, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और बट्टे में आता है किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका जो प्रॉपर है जिसमें आपके मात्रक रहता है। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है, तो इसका चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा। तो बच्चों द्रव्यमान कहीं पे भी आपके माप ले, चाहे आपके धरती पे माप पे या चंद्रमा पे या अंतरिक्ष में, द्रव्यमान सबका सेम ही रहता है। बदलता क्या है, तो बदलता केवल आपका W है, यानी कि बार बदलता है, द्रव्यमान तो वही रहता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि पृथ्वी पर द्रव्यमान अगर 6 किलो है तो आपके चंद्रमा पर इसका 1/6 रह जाता है, ठीक है। तो वो आपको 1 किलो ही रहेगा, यानी कि 6 किलो की जो बार की वस्तु है, 6 किलो किसी बार का द्रव्यमान है, बार है, तो उसका चंद्रमा पर बार कितना होगा, 1 किलोग्राम रह जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, द्रव्यमान जो है वो तो आपकी किलोग्राम में मापा जाता है और जो बार होता है वो बल के मात्रक के बराबर में होता है। जो बल का मात्रक होता है वही बार का मात्रक होता है, तो उसको न्यूटन में मापा जाता है। तो 5वां प्रश्न आपकी यही है कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 30 न्यूटन है। अब 30 न्यूटन ये बल का मात्रक होता है, भार एक प्रकार का बल का एक परिमाण होता है। तो चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा, तो इसमें 6 का भाग दे देंगे। जब भी पृथ्वी पर देखिए चंद्रमा का पूछे तो आपको इसमें 6 का भाग दे देना है। 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 पंजे 30, तो 5 बार भाग चला जाएगा, तो 5 न्यूटन इसका उत्तर
रहेगा। तो ये आपके बार और द्रव्यमान थोड़ा सा इसमें आपको अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट है आपके निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय बल का मान अधिक होगा। तो पृथ्वी के जो ध्रुव होते हैं सतह, यानी कि पृथ्वी का जो ध्रुव होता है, पृथ्वी की सतह पर ध्रुव, वहाँ पर जो जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो एक प्रकार का क्षीण बल होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किसने प्रस्तुत किया था, तो इसको आपको याद कर लेना है, न्यूटन ने दिया था। ये किसने दिया था, न्यूटन ने सबसे पहले दिया था। और बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक आपके न्यूटन की याद में ही, इनके सम्मान में ही जो न्यूटन नाम रखा गया था। नेक्स्ट है आपके अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न कि कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल है। तो पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल भी गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति करने वाला बल भी गुरुत्वाकर्षण है। समुद्र में जो ज्वार भाटे आते हैं उनके भी कारण आपके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होते हैं। ये तीनों ही आपके गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण हैं। तो आप इसमें उत्तर करेंगे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आपके जो गुरुत्वीय त्वरण होता है जी, इसके लिए सही संबंध कौन सा हो जाएगा, तो Gm/r², इसका उत्तर रहता है। ठीक है, Gm/r², जी का मान कितना होता है, तो जी का जो मान होता है वो 9.8 होता है। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना, जी का मान 9.8 होता है। एक आपके अगला प्रश्न दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर एक इंपॉर्टेंट है ये, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, इसको लिखना है और इसका सूत्र स्थापित करना है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार, नियम के अनुसार, विश्व के किन्हीं दो पिंडों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, वो बल उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह विश्व के समस्त पिंडों पर लागू होता है, इसलिए इसको सार्वत्रिक नियम कहते हैं। सब जगह लागू होता है, यूनिवर्सल लॉ है ये। उदाहरण के लिए ये एक दो पिंड दे रखें, एक का द्रव्यमान कैपिटल एम है और दूसरे का स्मॉल एम है, इनके बीच की दूरी डी है। तो चित्र के अनुसार अपन एम और M2, M1 M2 मान लेते हैं, द्रव्यमान के पिंड एक दूसरे से डी दूरी पे रखे हुए हैं। तो इस नियम के अनुसार इनका जो F होगा वो इन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के तो समानुपाती होगा और इसके जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ये आएगा, और इनके ये जो समानुपाती का निशान इसको हटाएंगे तो यहाँ पे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी आ जाता है। तो इसको जी को सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र स्थापित करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके। तो जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण एक त्वरण कार्य करता है, जिससे इसका वेग लगातार बढ़ता जाता है। तो गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, इसको अपन जी से दर्शाते हैं। और जी का मान कितना आता है, तो जी का मान 9.8 होता है। इसका सूत्र होता है ये वाला, Gm/r²। फिर आपके अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। तो द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि जड़त्व का माप क्या कहलाता है, तो द्रव्यमान को कहते हैं। या फिर किसी वस्तु का द्रव्यमान किसकी माप होती है, तो उसके जड़त्व का माप होती है। वस्तु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है, चाहे वो विश्व में कहीं पे भी रखें, चंद्रमा पे रख लो चाहे धरती पे देख लो, सब जगह पे द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा। आपका वजन यहाँ पे भी 35 किलो है, ठीक है, पृथ्वी पर भी 35 किलो है। अगर आप चंद्रमा पर जाएंगे तो भी वहाँ पे आपका जो द्रव्यमान है वो आपका 35 किलो ही रहेगा। ठीक है, ये आपका जो द्रव्यमान है वो आपका 35 किलो ही रहेगा। लेकिन बात कर लेते हैं भार की। तो भार जो होता है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि ये जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो ये आप एक प्रकार का बल ही होता है। तो W = mg होता है, भार बराबर यानी कि W = mg, मास इंटू ये गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो ये इनका गुणनफल के बराबर अपना भार आता है। तो ये चेंज होता रहता है। तो चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का 1/6 भाग रहता है। भार क्या होता है, तो भार जो होता है वो किसी भी वस्तु जो होती है उसका एक बल होता है जो जिससे पृथ्वी से अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और वस्तु का जो भार है वो द्रव्यमान और उसके गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बच्चों इसका जो चैप्टर का, इस 9वें चैप्टर का मैंने टेस्ट भी डाल रखा है अपने ऐप के अंदर, तो आपने दे दिया होगा, नहीं दिया तो ज़रूर देना। तो कक्षा 9 की टेस्ट सीरीज में इसका आपको टेस्ट मिल जाएगा। और मैंने कई सारे टेस्ट आपके अपलोड कर दिए हैं। आपको किसी टेस्ट में अगर डाउटफुल लगे क्वेश्चन का आंसर, तो आप मुझे अपने व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर बताना। हो सकता है कोई टाइपिंग मिस्टेक रही हो तो उसको सही करवाएंगे और अगली बार उसको सुधारने की और कोशिश करेंगे। भार W = mg होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। इसका जो मान होता है वो गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। अलग अलग स्थानों पर इसका मान अलग अलग होता है। पृथ्वी पर जी अलग होता है, भार अलग होता है, और चंद्रमा पर भार अलग होता है। तो ये भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है। फिर आपके एक न्यूमेरिकल दे रखा है, न्यूमेरिकल को भी देख लेते हैं। 19.9 मीटर की ऊंची एक मीनार की चोटी पर एक पत्थर छोड़ा जाता है
तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इनका अंतिम वेग ज्ञात करना है। तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v बराबर √2gh। ठीक है, ये इसका वेग होता है। h क्या हो, तो ऊंचाई हो जाएगी h इसमें 19.6 मीटर, और इसमें g कितना दे रखा है, तो g हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड इसका मान होता है, g का मान। इसको रखेंगे इसमें, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ये, तो ये इन सबको गुणा करेंगे और अंडर रूट के अंदर बाहर निकालेंगे तो 2 2 के जोड़े बनाएंगे, इसका उत्तर आएगा 19.6 मीटर प्रति सेकंड। सबसे इम्पोर्टेंट आपके जो इसमें आपके पार्ट हैं, इसका क्वेश्चन आपके ये 6वां क्वेश्चन है कि वस्तु का भार 10 किलोग्राम है, वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो भार जो होता है वो W बराबर mg होता है। क्या होता है, mg होता है। m कितना दे रखा है, द्रव्यमान, मास कितना दे रखा है, तो वो तो दे रखा है आपके 10 किलोग्राम, तो ये तो हो जाएगा आपके m 10 किलोग्राम। g कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और भार बराबर क्या होता है, w बराबर mg होता है। तो m इंटू जी, m का मान 10 है और g का मान 9.8 है, तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो होता है वो न्यूटन के बराबर होता है। तो ये 98 इसका उत्तर रहेगा, और इसको न्यूटन में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, न्यूटन में, क्योंकि अगर आप इसको सही रूप में लिखेंगे तो इसका उत्तर न्यूटन ही आएगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड जो लिखा हुआ है ये किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये जो है आपका ये न्यूटन का फॉर्मूला होता है। तो ये न्यूटन के बराबर में इसको लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो आपको बताना है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब भी कोई वस्तु किसी तरल पर आंशिक या पूरी तरह से डुबोई जाती है तो वह तरल वस्तु उसके ऊपर जो एक बल कार्य लगता है जिसको उत्प्लावन बल कहा जाता है। तो उत्प्लावन बल क्या होता है, तो उत्प्लावन बल का मान वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है, इसको आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ये था आपके पार्ट नंबर 9 जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब पार्ट नंबर 10 देखते हैं जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बता देते हैं। कार्य ऊर्जा और क्या है, शक्ति है। तो कार्य ऊर्जा और शक्ति के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कार्य ऊर्जा और शक्ति चैप्टर नंबर आपका 10 है। तो 10वां, 11वां और 12वां, आगे 3 चैप्टर और अभी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को आगे और कंटिन्यू देखते रहें। कार्य की तो हमने पिछले चैप्टर में चर्चा कर ली। कार्य क्या होता है, तो कार्य किसी वस्तु पर लगने वाला बल होता है जो उसमें विस्थापन होता है, इसको अपन कार्य कहते हैं। ठीक है, तो कार्य किसी वस्तु पर लगने वाले बल, किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु में जो विस्थापन होता है उसको कार्य करते हैं। कार्य एक प्रकार की अदिश राशि होती है, और कार्य का जो SI मात्रक होता है वो जूल होता है। याद करना, कार्य और ऊर्जा का मात्रक सेम ही होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक दोनों सेम ही होता है। कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। तो W बराबर क्या लिखेंगे, FD लिखेंगे। ठीक है, W बराबर FD लिखेंगे। तो ये कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। कार्य 3 प्रकार का होता है, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। अगर बल लगाने पर विस्थापन और बल की दिशा एक समान हो तो धनात्मक कार्य होगा। जैसे किसी वस्तु को खींचेंगे तो उसमें जो कार्य होगा वो धनात्मक होगा। दूसरा है आपके ऋणात्मक कार्य, बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य कहलाएगा। जैसे कुएं से पानी से भरी बाल्टी खींचने पर गुरुत्वाकर्षण बल जो बल लगता है उसका कार्य जो होगा वो ऋणात्मक कार्य होगा, क्योंकि बाल्टी ऊपर खींचेंगे और गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगेगा, तो ये ऋणात्मक कार्य है। शून्य, इसमें कोई विस्थापन नहीं होता है, बल लगाने पर कोई विस्थापन नहीं होता है। आप कितना ही जोर लगा रहे हैं वो वस्तु है जही के जही है, तो उसमें क्या हो जाएगा, विस्थापन शून्य हो जाएगा, तो इसमें कार्य भी शून्य हो जाएगा। जैसे आप दीवार को धक्का लगा रहे हैं, है ना, दीवार मजबूत है और आप चाहे कितना ही धक्का लगा लो आपसे दीवार खिसकेगी नहीं, तो उसमें कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कुएं से पानी दीवार को धक्का लगाने पर विस्थापित नहीं होगी तो D बराबर 0, तो कार्य का मान 0 रहेगा। ठीक है, तो ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है। ऊर्जा क्या होती है, तो ऊर्जा वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा का मात्रक, कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक एक ही होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। फिर ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, तो ऊर्जा 2 प्रकार की अपने होती है, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यह आपकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा गति कर रहे पिंड में उसकी गति के कारण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। नाम से पता चल रहा है, गति के कारण उत्पन्न जो उसमें ऊर्जा होती है उसको अपन गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे एक लुढ़कते हुए गेंद में जो ऊर्जा होगी उसको अपन गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी, उसका हाफ mv² होता है। m वस्तु का द्रव्यमान होता है और v वस्तु का वेग होता है, और गतिज ऊर्जा का जो मात्रक है वो जूल होता है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है,
तो स्थितिज ऊर्जा वस्तु की स्थिति, आकृति, आकार में परिवर्तन के कारण जो उसमें ऊर्जा संचित होती है उसको क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे आपने खिलौना वाली गाड़ी देखी होगी, उसमें चाबी भरते हैं, तो वो स्थितिज ऊर्जा है। आपने चाबी वाली घड़ी देखी होगी, पहले पुराने ज़माने में आती थी चाबी वाली घड़ी, इसमें चाबी भरते हैं और उसमें आपके घड़ी चलती थी। आज तो ज़माना बहुत डिजिटल हो गया, अपन दिन भर मोबाइल ही देखते रहते हैं। लेकिन बच्चों, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हम इस मोबाइल के पीछे अपना बचपन खोते जा रहे हैं। तो आपको मोबाइल जो सोशल मीडिया उसका कम से कम उपयोग करना है, और उपयोग करो तो भी एक लिमिटेड टाइम पे करो कि हाँ मुझे 1 घंटा देखना है इस पूरे दिन भर, या फिर 1.5 घंटा देखना है, 2 घंटा देखना है। आप दिन भर मोबाइल लेके बैठे हो तो फिर आपका जो आने वाला भविष्य बहुत खतरे में है, और आपको इस पर अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कोई टाइम फिक्स कर लो ताकि पता चले कि हाँ इतने टाइम में ही आपको ये मोबाइल देखना है। मोबाइल में भी फिर आपको देखना है कि जैसे यूट्यूब देखना है तो आप टाइम फिक्स कर लो कि मैं इतने घंटे इस वजह से इस बजे तक अपना जो वीडियो है, वो जो भी किसी का भी वीडियो देखना हो आपको उस टाइम के बीच में देखूंगा। इसके बाद में अपनी पढ़ाई किताब से करूँगा या पासबुक से, कहीं से भी आपको याद करना है। तो दिन भर मोबाइल, इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स वगैरह देखने से आपको कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, और अपन अपना जो बचपन है वो ख़त्म करते जा रहे हैं इसमें। तो बाहर खूब खेलो कूदो, लेकिन मोबाइल को कम से कम उपयोग में लेना है। नेक्स्ट है फिर आपके पृथ्वी की सतह से ऊपर एक वस्तु में संचित जो ऊर्जा होती है इसको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब कोई वस्तु पृथ्वी से किसी ऊंचाई से गिरती हैं या गति करती हैं तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो एक तो आपको गतिज ऊर्जा का जो आपके फॉर्मूला है वो याद कर लेना है। स्थितिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की होती है, वो क्या होती है? V बराबर mgh होता है। और गतिज ऊर्जा हमने ऊपर देख लिया, हाफ mv स्क्वायर। ये स्थितिज ऊर्जा mgh होती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? तो ऊर्जा प्रकृति में एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती हैं, न तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, न ही ऊर्जा को नष्ट करते हैं। रूपांतरण से पहले और रूपांतरण के बाद ऊर्जा का मान सदैव एक समान होता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्येक स्थिति में और सभी प्रकार के रूपांतरणों में मान्य होता है। फिर आता है शक्ति, पावर। शक्ति क्या होती है? तो प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। एक ही कार्य को दो व्यक्ति जब अलग अलग समय में पूर्ण करते हैं तो उनके सामर्थ्य को एक ही नहीं कहा जा सकता है। तेज़ी से काम करने वाले की शक्ति ज़्यादा है, और अर्थात उसमें कार्य करने में लगा समय कम होता है। तो कार्य करने की जो दर होती है उसको क्या कहते हैं? शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। P बराबर W/T होता है। तो ये पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। तो ये इसका आपको इस फॉर्मूला याद करना है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, जो कि जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया था। शक्ति का बड़ा मात्रक, प्रचलित मात्रक अश्व शक्ति जिसको हॉर्स पावर कहते हैं, HP होता है। 1 HP 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ये आपको अच्छे से याद करना है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट के बराबर होता है। अपने घर में जो घर के बाहर जो मीटर लगे हुए हैं आपके बिजली के मीटर, उसमें जो ऊर्जा की खपत होती है वो यूनिट में मापी जाती है। ठीक है, खपत होने वाली ऊर्जा को किलोवाट घंटा, इसको अपन यूनिट कहते हैं। तो 1000 वाट का कोई विद्युत संयंत्र 1 घंटे तक काम में लेते हैं तो खपत की गई जो ऊर्जा होती है वो 1 यूनिट के बराबर होती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आपके एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक 60 वाट का बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन चलता है, तो बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा को यूनिट में परिकलित कीजिए। तो इसमें आपको ये देखना है कि कितना है जो इसमें घंटा चल रहा है रोजाना। बल्ब की शक्ति क्या हो जाएगी? तो 60 वाट है, कितने घंटे? तो 6 घंटे। तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो 6 × 6 कर देंगे तो 36, और किलोवाट है तो फिर इसमें 1000 का भाग दे देंगे। तो किलोवाट आवर जो होता है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। तो इस वाट को किलोवाट में बदल दिया तो इसमें 1000 का भाग दे दिया। तो 60 में इसमें 1000 का भाग देंगे तो ये 1 0 से 1 0 कटेगा, और फिर 2 0 छोड़ के पॉइंट लगाना। तो ऊपर तो 6 ही है तो 1 0 और लगेगा, तो 0.6 ये आपका किलोवाट हो जाएगा। अब इसको समय से गुणा कर लेंगे, किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। तो एक बल्ब में इतनी जो यूनिट ऊर्जा खर्च रहेगी अगर वो 60 वाट का बल्ब जो है 6 घंटे चलेगा। तो अगला प्रश्न आपकी किताब का है, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक भी जूल होता है। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को कहा जाता है शक्ति, पावर कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और कार्य करने की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, इसमें जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 4 है, m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा ½ mv² होती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक जो एनर्जी होती है वो ½ mv²
होती हैं, 1/2 mv²। m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर रखी गई है, उसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो mgh इसका उत्तर रहेगा। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य हो सकता है तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और दोनों इसका उत्तर रहेगा। और शून्य होता है यहाँ पे तो फिर उपरोक्त सभी कर देते हैं, ठीक है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों प्रकार का कार्य हो सकता है। अगला प्रश्न है कि एक बच्चा किसी भारी वस्तु पर 10 मिनट तक बल लगाकर खिसकाने का प्रयास करता है, लेकिन वस्तु अपने स्थान से हिलती भी नहीं है, तो इस घटना में बच्चे द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो बच्चा बेचारा इतनी देर से जो उसको धक्का लगा रहा है, खिसकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वस्तु तो टस से मस नहीं हो रही है, जहाँ पड़ी हुई है वहीं के वहीं पड़ी है, तो इसका मतलब इसमें विस्थापन तो जीरो है, विस्थापन जीरो है तो कार्य भी जीरो रहेगा, तो कार्य कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। एक यूनिट बराबर क्या होता है, एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट घंटा, इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, दो बच्चे जिसका भार समान है अलग अलग रस्से पर चढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहला बच्चा 8 मीटर चढ़ने पर 20 सेकंड लेता है, दूसरा बच्चा 8 मीटर चढ़ने में 25 सेकंड लेता है, तो किसकी शक्ति अधिक है। जो कम समय में ज़्यादा काम करता है, तो उसमें ए की शक्ति ज़्यादा रहेगी, जिसका उत्तर अपने ए करेंगे। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऐप के ऊपर प्यारे बच्चों मैंने कई सारे टेस्ट डाल रखे हैं, आप ज़रूर देखना, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट डाल रखे हैं। इस चैप्टर का भी आपको टेस्ट मिल जाएगा, और आपके टेस्ट काफ़ी हेल्प करेंगे आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक और आपके तीसरे टेस्ट के लिए, तो आप उनको ज़रूर देना, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और जो भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं ऐप में टेस्ट की सीरीज़ के साथ में, वो टेस्ट देखिए, अपना जो टेस्ट का लिंक है वो सभी बच्चों के साथ में शेयर ज़रूर करना, ताकि वो भी इसमें टेस्ट दे सकें। नेक्स्ट है फिर आपके काफ़ी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका ये वाला कि 40 वाट का बल्ब 10 घंटे का उपयोग करते हैं, तो एक महीने में खर्च की गई विद्युत ऊर्जा की यूनिट में बताना है। तो ऊर्जा जो होती है वो विद्युत शक्ति और उसके समय के गुणनफल के बराबर होती है। तो 40 वाट इंटू 1000, 10 इंटू 30, देखो ये सब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000 वाट प्रति घंटा हो जाएगा, या वाट आवर हो जाएगा। इसको किलो वाट में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे, तो 12,000 में 1000 का भाग देंगे तो 12 उत्तर आएगा। अब 12 किलोवाट आवर आ जाएगा। अब 1000 में 1 किलो होता है, तो 1 किलोवाट आवर में 1 यूनिट हो जाएगा, तो कितने यूनिट हो जाएंगे, ये 12 यूनिट हो जाएगा। तो 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा होती है, जिसको अपन यूनिट के रूप में मापते हैं। किसी खिलौना कार में चाबी भरकर ज़मीन पर रखने पर यह चलने लगती है, इसको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, वर्णन करना है। तो देखो, जब खिलौना कार में चाबी भरते हैं तो उसमें ऊपर से जो स्प्रिंग होती हैं वो विकृत हो जाती हैं, और स्प्रिंग में विकृत चाबी के राउंड पर निर्भर करती हैं। हमारे द्वारा चाबी में स्प्रिंग को विकृत करने में किया गया कार्य स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है, और जैसे ही कार ज़मीन पर रखते हैं तो स्प्रिंग में संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और कार गति करना शुरू कर देती है। ये तो खिलौने आपने खूब खेले होंगे, ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। 1500 किलोग्राम की एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, इसको रोकने में किया गया कार्य की गणना करनी है। तो किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो गतिज ऊर्जा कितनी है आपके, हाफ mv², हाफ m का मान 1500, v का मान आपके 20 और 20 का स्क्वायर, 20 इंटू 20, काटेंगे 2 के पार से 10 बार, 15 दूनी 30, तो 30,000, तो ये हो जाएंगे, ठीक है, 15 दूनी 30, तो 30,000 तो ये हो जाएंगे, और जूल आ जाएगा। तो क्योंकि अंतिम जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा इसकी जीरो है, क्योंकि कार रुक गई है, तो फिर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपके 1000 का भाग देंगे तो किलो में आ जाएगा। यहाँ किया गया कार्य की माप है, और यहाँ ऋण ये दर्शाता है कि कार्य जो ऋणात्मक है, अर्थात कार रोकने में लगाया गया बल अर्थात विस्थापन विपरीत दिशा में है। फिर नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो आपका ध्वनि वाला चैप्टर। ध्वनि वाला जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्वनि वाले चैप्टर हमारे ध्वनि ऊर्जा का एक रूप होता है जो तरंगों में संचरित होता है। ध्वनि हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है, और ऊर्जा संरक्षण का नियम ध्वनि पर भी लागू होता है। वह तरंग जिसमें माध्यम के कण आगे पीछे उसी दिशा में कंपन करते हैं जिस दिशा में तरंग की गति करती है, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती हैं। ध्वनि जो है एक प्रकार की अनुदैर्ध्य ध्वनि है, ध्वनि तरंग है। तो ये भी तरंग का आपको प्रकार याद करना है कि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि का संचरण तरंगों के रूप में होता है। ध्वनि जब पैदा होती है तब वस्तु कंपन करती है, तो किसी वस्तु को कंपित करके ध्वनि पैदा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा बाह्य स्रोत द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। जैसे तबला या ड्रम को तनित झिल्ली पर हाथ मारकर उत्पन्न जो कंपन पैदा करता है, इससे
ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि पैदा कैसे होती है, तो कंपन करते हैं तंतु से जो सितार होता है, तो कंपन करती हुई वायु से बांसुरी ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो ध्वनि का संचरण, तो वे पदार्थ जिसमें ध्वनि संचरित होती है उसको माध्यम कहते हैं। माध्यम ठोस, द्रव और गैस हो सकता है। कोई भी वस्तु कंपन करती है तो उसके आसपास के वायु के कण बिल्कुल वस्तु की तरह जो कंपन करते हैं, तो ये अपनी विरामावस्था से विस्थापित हो जाते हैं और ये कंपमान वायु के कण अपने आसपास के कणों पर भी बल लगाते हैं, तो वे कण भी अपनी विरामावस्था से विस्थापित होकर कंपन करना शुरू कर देते हैं। यह प्रक्रिया माध्यम में चलती रहती है और इसी प्रकार से ध्वनि हमारे कानों में पहुंच जाती है। तो ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ माध्यम होकर जो गति करता है और माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। तो ये कुछ है, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, याद कर लेना। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अंतरिक्ष या चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण ध्वनि संचरित नहीं हो सकती है, वहाँ आप बोलेंगे तो आपको ध्वनि सुनाई नहीं देगी। किसी माध्यम में ध्वनि संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। पृथ्वी पर वायुमंडल माध्यम है, उसके द्वारा जो ध्वनि हमारे कानों तक पहुँचती है। यदि कोई माध्यम नहीं है तो ध्वनि संचरित नहीं हो सकेगी। नेक्स्ट आपके संपीड़न क्या होता है, तो किसी वस्तु, जब कोई वस्तु कंपन करती है तो उसके आसपास की वायु संपीड़ित करती है। इस प्रकार एक उच्च जो घनत्व या फिर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, इसको संपीड़न कहते हैं। तो यह संपीड़न कंपायमान जो वस्तु होती है उसको दूर से जाता है। विरलन क्या होता है, तो जब कंपायमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब क्षेत्र बनता है, इसको विरलन कहते हैं। तो ये संपीड़न और विरलन दोनों याद रखना है। ध्वनि की तरंग कैसे बनती है, तो जब वस्तु आगे पीछे तेजी से जो कंपन करती है तो हवा में संपीड़न और विरलन एक श्रेणी बनाकर एक ध्वनि तरंग का निर्माण करते हैं। फिर आपको कुछ परिभाषाएं वो ध्वनि तरंग की याद रखनी है। एक तो तरंग दैर्ध्य की। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तो तरंग दैर्ध्य ध्वनि तरंग की एक संपीड़न तथा एक सटे हुए विरलन की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। या फिर दो क्रमागत संपीड़नों तथा या फिर दो क्रमागत विरलनों के मध्य की जो बीच की दूरी होती है उसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं। या एक पूर्ण दोलन में कोई तरंग जितनी दूरी तय करती है उसको उसका तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य को एक ग्रीक अक्षर होता है उल्टा वाई, जिसको लैम्बडा कहते हैं। ये उल्टा वाई है ना, इसको लैम्बडा कहते हैं। तो लैम्बडा से दर्शाते हैं और उसका जो मात्रक होता है तरंग दैर्ध्य का वो मीटर होता है। तरंग दैर्ध्य को मीटर में मापा जाता है। आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति 1 सेकंड में जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उनकी संख्या को आवृत्ति कहते हैं। फिर 1 सेकंड में कुल दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। तो किसी तरंग की आवृत्ति उस तरंग में उत्पन्न होने वाली कंपित वस्तु की आवृत्ति के बराबर होती है। आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, हर्ज होता है। और आवृत्ति का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो किलो हर्ज होता है। 1 किलो हर्ज मतलब हर्ज बराबर क्या होता है, 1000 हर्ज होता है। फिर आता है आपका आवर्तकाल। तो आवर्तकाल क्या होता है, एक कंपन या दोलन को पूरा करने में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। इसको कैपिटल टी से लिखते हैं। दो क्रमागत संपीड़न या विरलन को एक निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल का ऐसा मात्रक सेकंड होता है। किसी तरंग की आवृत्ति आवर्तकाल की व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि वो उसके इन्वर्स होती हैं। आवृत्ति आवर्तकाल की इन्वर्स होती है। आवर्तकाल बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगी, ठीक है। या फिर आवृत्ति कम होगी तो आवर्तकाल कम होगा तो फिर उसकी आवृत्ति बढ़ेगी। फिर आते हैं आपके, ये आवृत्ति का आपको फॉर्मूला याद करना, 1/, आवर्तकाल। आयाम क्या होता है, तो किसी माध्यम के कणों के उसके मूल स्थिति के दोनों और अधिकतम विस्थापन को तरंग का क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। एम्पलीट्यूड कहा जाता है इसको ए से दर्शाते हैं। और आयाम का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो मीटर होता है। ध्वनि से तारत्व, प्रबलता और गुणता जैसे गुण अभिलक्षण पाए जाते हैं। तारत्व क्या होता है, तो तारत्व के बारे में देख लेते हैं। तारत्व ध्वनि का आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व कहाँ पे निर्भर करता है, तो आवृत्ति पे निर्भर करता है। यह आवृत्ति के समानुपाती होता है। ज़्यादा तारत्व ज़्यादा आवृत्ति ऊंचा तारत्व और कम आवृत्ति निम्न तारत्व होता है। इनकी आवृत्ति ज़्यादा है तो तारत्व भी ज़्यादा होगा, और तारत्व कम है तो आवृत्ति भी कम होगी। जैसे उदाहरण के लिए औरतों की आवाज़ें तीक्ष्ण होती हैं। क्यों होती है, आपने देखा होगा लड़कियों की और औरतों की आवाज़ होती है वो तीखी होती है ना। लड़की या फिर कोई औरत अगर बोलती हैं तो उसकी आवाज़ तीखी लगती है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण एक ही है कि उनकी जो तारत्व है वो ज़्यादा होता है। उसका तारत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। जबकि पुरुषों की जो आवाज़ होती है वो तारत्व कम होने के कारण उनकी आवाज़ सपाट होती है। तो औरतों का जो वोकल कार्ड होता है उनकी आवृत्ति ज़्यादा होती है अर्थात तारत्व ज़्यादा होता है, इसलिए आवाज़ पतली निकलती है। तो उच्च तारत्व की जो ध्वनि होती है और एक ही समय में बड़ी संख्या में संपीड़न और विरलन एक निश्चित बिंदु से गुजरती हैं। यही देखा होगा आपने, पुरुषों की आवाज़ जो भारी होती हैं, ठीक है। मच्छर बिन बिनाता है तो भी तारत्व पर डिपेंड करता है। और
शेर जो दहाड़ता है तो आपको भारी लगता है। तो ये तारत्व पे निर्भर करता है। प्रबलता, कानों में प्रति सेकंड पहुंचने वाली जो ध्वनि होती है उसकी ऊर्जा की मापन को प्रबलता कहते हैं। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि की तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है और ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की प्रबलता को किस में मापते हैं? डेसिबल में मापा जाता है। प्रबल ध्वनि ज़्यादा ऊर्जा मतलब ज़्यादा आयाम, मृदु ध्वनि कम ऊर्जा मतलब कम आयाम, ये एम्पलीट्यूड पे निर्भर करता है। नेक्स्ट है ध्वनि की गुणता। तो ध्वनि की गुणता वह अभिलक्षण है जो समान तारत्व और प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। इसको आवृत्ति के आधार पर इसको डिफाइन करते हैं। एकल आवृत्ति की जो ध्वनि होती है इसको टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। और अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहा जाता है। 50 डेसिबल से ज़्यादा जो प्रबलता की ध्वनि होती है उसको शोर कहते हैं। शोर जो होते हैं वो कानों को अच्छे नहीं लगता है, सुनने में अच्छे नहीं लगता है। जैसे वाहन का हॉर्न देख लेना आप, भीड़ भाड़ वाला चौराहे देख लेना, वो ध्वनि आपको अच्छी नहीं लगती हैं। तो संगीत जो होता है वो कानों को सुनने में अच्छा लगता है। तो ये शोर और संगीत में आपको अंतर भी याद कर लेना है। तरंग का वेग, तो एक तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को तरंग का वेग कहते हैं। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल, तो विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल पदार्थ के जो माध्यम के गुणों पर निर्भर करती हैं जिसमें वह संचालित होती हैं। गैस में ध्वनि की चाल, गैसों में सबसे कम, द्रव में ज़्यादा और ठोसों में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है। तो ध्वनि सबसे ज़्यादा ठोस में होती है चाल, उसके बाद में द्रव में और सबसे कम गैस में होती है। निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की चाल तापमान बढ़ने के साथ बढ़ती है। तापमान बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी, तापमान कम होगा तो फिर ध्वनि की चाल कम हो जाएगी। हवा में आर्द्रता बढ़ने के साथ जो ध्वनि की चाल बढ़ती है, आर्द्रता का भी इसमें डिपेंड करती है ध्वनि की चाल। वायु में ध्वनि की चाल 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु के जो अंतर्गत ध्वनि की चाल होती है वो 344 मीटर प्रति सेकंड होती हैं, जबकि 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है? तो ये 331 मीटर प्रति सेकंड होती हैं। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए तो आपने देखा होगा प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से ज़्यादा होती है ना। लाइट की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। जो सूर्य का प्रकाश है उसकी स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और ये कितना चल रहा है? एक सेकंड में 344 मीटर प्रति सेकंड ही चल रहा है। तो इसमें और इसमें तो कई गुना का अंतर है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी बारिश की ऋतु में देखा होगा कि आकाश में बिजली कड़कती है तो बिजली की चमक आपको पहले दिखेगी और जो गर्जना होगी, जो गरजते हैं वो बाद में सुनाई देता है। तो इसका कारण ये है कि जो ध्वनि होती है इसकी चाल कम होती है और प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। सुपरसोनिक चाल क्या होती है? पराध्वनिक चाल। तो पराध्वनिक चाल का तात्पर्य है वस्तु की उस चाल से है जो कि ध्वनि की चाल से तेज़ होती है। जो ध्वनि की चाल से तेज़ होती है उसको सुपरसोनिक चाल कहा जाता है। तो ध्वनिक बूम, कुछ वायुयान की गोलियों तथा रॉकेट आदि जो होते हैं वो पराध्वनिक चाल से चलते हैं। ये वायु में बहुत तेज़ आवाज़ पैदा करते हैं जिनको ज़्यादा ध्वनि या प्रगाती ध्वनि कहते हैं। बूम प्रगाती तरंगों के द्वारा उत्पन्न विस्फोट शोर होता है या ज़बरदस्त ध्वनि का ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और खिड़कियों के शीशे तक तोड़ सकता है, इतनी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो पराध्वनि का उपयोग कहाँ पे होता है? तो इसका उपयोग उद्योगों में, धातुओं में, दरारों में अन्य दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह उद्योगों में वस्तुओं के उन भागों को साफ करने में उपयोग करते हैं जिन तक पहुंचना कठिन होता है। तो अगला है आपके पराध्वनि का उपयोग मानव शरीर में आंतरिक अंगों की विकृति जैसे यकृत हैं, पित्ताशय हैं या हृदय हैं, गुर्दे की जाँच है, इनको करने में किया जाता है। फिर आता है ध्वनि का परावर्तन। जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है वैसे ही ध्वनि का भी परावर्तन होता है। ध्वनि किसी सतह पर टकरा कर लौटती है तो यह ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। ध्वनि भी परावर्तन के समय प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करती है, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण जो कोण बनाती है वो सेम ही बनाएगी। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही पृष्ठ में एक ही तल के उपस्थित होते हैं। तो ये कुछ परावर्तन के नियम है जो आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है फिर आपके कि ध्वनि के परावर्तन के उपयोग। इसमें मेगाफोन, लाउड स्पीकर, शहनाई आदि ऐसे बनाए जाते हैं कि वे ध्वनि की सभी दिशाओं में फैलाए जा सकें और एक ही दिशा में भेजते हैं। तो सभी यंत्रों को शंकु के आकार का बनाया जाता है जो कि परावर्तित करके श्रोताओं तक उनको ध्वनि को भेजने का कार्य करते हैं। इस प्रकार ध्वनि तरंगों का आयाम जुड़ जाने से ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाती है।
फिर आती है प्रतिध्वनि। इकोसिस्टम आपने देखा होगा कि ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण ध्वनि के दोहराव की जो होती है उसको इको सिस्टम या फिर आपके प्रतिध्वनि कहते हैं। हम प्रतिध्वनि तभी सुन सकते हैं जब मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच में कम से कम कितने का अंतर हो, 0.1 सेकंड का समय का अंतराल हो। तो प्रतिध्वनि जब पैदा होती हैं तब ध्वनि किसी सतह पर टकराकर परावर्तित लौटती हैं। तो आपने देखा होगा कि कई बार जो मान लो कमरा खाली है, अगर आप उसमें अकेले बोलोगे तो वो गूंजेगा, तो गूंजने का मतलब वो अपनी आवाज़ रिपीट करता है, वो दीवार से टकरा कर वापस आ जाएगा। और एक कोई कमरा जिसमें जो सारी चीज़ें आपकी किताबें वगैरह बुक्स वगैरह रखी हुई है, तो ये आपने महसूस किया होगा खुद ने, आपने जैसे दीपावली की सफाई हो रही है तो उसमें कमरा खाली रहता है, तो आप जो अंदर जाके चिल्लाते हैं तो वो ज़ोर ज़ोर से गूंजता है। तो लेकिन उसी कमरे में अगर आप रोज़ाना बैठ रहे हैं, बिस्तर पड़ा हुआ है, आपकी बैग पड़े हुए हैं, बुक्स पड़ी हुई हैं, और भी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बिखरा हुआ सामान है, तो उस कमरे में आपकी गूंज नहीं होती है, तो इको कम हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। स्टेथोस्कोप क्या होता है, तो ये डॉक्टर साहब के पास में होता है और गले में लटका होता है उनके, ये अपने हार्ट बीट चेक करने में काम आता है। तो हृदय की धड़कन मापने में स्टेथोस्कोप काम में लेते हैं। ये रबड़ की एक नली होती है जिसमें प्रकाश के परावर्तन, ये ध्वनि के परावर्तन पर आधारित एक उपकरण होता है, जो कि अपने कानों में लगाकर वो डॉक्टर साहब जो उनकी ध्वनि को सुनते हैं। श्रव्यता प्रवास कितनी होती है, तो मनुष्य की जो श्रव्यता प्रवास है वो 20 हर्ट्ज से लगा के 20,000 या फिर 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि जो होती है उस मानव उसको सुन पाता है। फिर आपका नेक्स्ट है कि अवश्रव्य ध्वनि, तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो ध्वनि होती है उसको अवश्रव्य ध्वनि कहा जाता है, और कंपन करता हुआ सरल लोलक अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। इसके अलावा जैसे हाथी है, वेल मछली है, ये भी अवश्रव्य ध्वनि का उत्पन्न करते हैं। भूकंप प्रगति जो तरंगे होती हैं, इससे पहले तरंगों से पहले जो अवश्रव्य तरंगे पैदा करते हैं। पराश्रव्य ध्वनि की बात करें तो आपकी जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति को जो ध्वनि होती है उसको पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। श्रवण सहायक उपकरण युक्ति, तो बैटरी चलित एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो कम सुनने वाले लोगों का प्रयोग में लेते हैं। माइक्रोफोन को ध्वनि को विद्युत संकेतों में बदलता है और एम्पलीफायर द्वारा प्रवर्धित होता है, और प्रवर्धित संकेत इस युक्ति को स्पीकर में भेजे जाते हैं, और स्पीकर इन संकेतों को ध्वनि तरंगों में बदलकर कान को भेजता है, जिससे कि वह कान में वह आवाज़ सुनाई देती है। तो जिसको कम सुनाई देता है उसके लिए एक डिवाइस होती है, इसको अपन श्रवण सहायक युक्ति कहते हैं, जिसमें क्या क्या होता है, माइक्रोफोन होता है, एम्पलीफायर होता है और एक आपके स्पीकर होते हैं, 3 चीज़ें होती हैं। ईसीजी क्या होती है, ईसीजी होती है इकोकार्डियोग्राफी। ये हृदय की गतिविधियों को देखने और उनका प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है, इसको ईसीजी कहते हैं, इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। सोनोग्राफी क्या होती है, तो अल्ट्रासोनोग्राफी जो होती है वह शरीर के आंतरिक भागों का प्रतिबिंब पराश्रव्य ध्वनि के तरंगों के द्वारा जो प्रतिध्वनियों के द्वारा बनाती हैं, इसको अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। फिर आता है अनुरणन, तो किसी बड़े जो कंसर्ट हॉल होते हैं, जो उनकी दीवारों को, छत को जो क्या कहते हैं, वो परावर्तन के कारण ध्वनि का स्थायित्व का होता है, इसको अपन अनुरणन कहते हैं। तो प्रतिध्वनि और अनुरणन में अंतर, तो प्रतिध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण ध्वनि में दोहराव को प्रतिध्वनि कहते हैं, जबकि किसी बड़े हॉल की छत, दीवार तथा फर्श से ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि में जो स्थायित्व था उसको क्या कहते हैं, अनुरणन कहा जाता है। फिर आपके इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उस प्रकार से हैं कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, तो ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती हैं, और आपकी जो नेक्स्ट तारत्व है वो आपकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। फिर आपके अगला प्रश्न है ये, किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ठोस में जो ध्वनि की चाल है वो अधिकतम होती है। इसमें ठोस कौन है, तो स्टील इसमें ठोस है। हाइड्रोजन गैस है, वायु भी गैस है, जल इसमें द्रव है, तो स्टील में सबसे ज़्यादा इसमें आपके रहेगी। अगला प्रश्न है फिर आपके, ध्वनि विभिन्न वस्तुओं के किसके कारण उत्पन्न होती है, तो कंपन के कारण उत्पन्न होती है, तो इसमें आपको कंपन भरना है। ध्वनि किसी द्रव्यात्मक जो माध्यम होती है उसमें अनुर्देदित तरंग के रूप में, तो ध्वनि अनुर्देदित तरंगे होती हैं। ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल विक्षोभ ही संचरित होता है। ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे, तो अनुर्देदित तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे अनुर्देदित तरंगे होती हैं। ध्वनि संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम का होना जरूरी है। नेक्स्ट जोड़ी को मिलान करना है, तो ध्वनि से अधिक गति से चाल जो होती है, तो ये आपको इसमें मिलान करना है, ध्वनि की अधिक गति से चाल।
तो इसके अलावा आपको इसमें मिलान कर लेना है स्रवित अपराश, ये 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती हैं। एक होता है अवस्रवित ध्वनि जो 20 हर्ट्ज से कम को होती हैं। पराश्रवित ध्वनि ये हमारी पराश्रवित ध्वनि क्या होती है, तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को पराश्रवित ध्वनि कहते हैं। और माइक्रोफोन जो होता है वो एक श्रवण सहायक युक्ति होती है और ध्वनि से अधिक गति से चाल जो पराध्वनि कहा जाता है इसको। नेक्स्ट आपके हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है, तो 0.1 सेकंड तक बनी रहती हैं। सामान्य मनुष्य के कानों की श्रव्यता का परास कितना होता है, तो मनुष्य 20 हर्ट्ज से लगा के 20,000 या फिर 20 किलो हर्ट्ज तक की जो ध्वनि है उसको मनुष्य सुन सकता है। ठीक है, ये याद रख लेना। अवश्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो ध्वनि होती है उसको अवश्रव्य कहते हैं। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि आवृत्ति को की जो ध्वनि होती है उसको क्या कहते हैं, पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी में कौन सी तरंगों का उपयोग करते हैं, तो पराश्रव्य जो तरंगे होती है इसका उपयोग किया जाता है जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण उसको अंधेरे में अन्य अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज़ पहचानने में आपकी सहायता करता है। तो जो तारत्व होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि आप अंधेरे कमरे में होंगे तो भी उसकी आवाज़ सुनकर आप पहचान लेंगे कि ये आपका दोस्त बोल रहा है। नेक्स्ट आपके ध्वनि की प्रबलता से क्या तात्पर्य है, तो अपने कान में जो प्रति सेकंड पहुंचने वाली ध्वनि होती है उसके मापन को प्रबलता कहते हैं। ध्वनि की प्रबलता का आयाम उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है और ध्वनि की प्रबलता उसके डेसिबल के मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता उसको डेसिबल में मापा जाता है। चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए कौन सी ध्वनि का उपयोग करता है, तो जो श्रव्य ध्वनि होती है उसका प्रयोग करता है, पराध्वनि का उपयोग करता है। तो चमगादड़ गहन अंधकार में अपने भोजन को खोजने के लिए पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करता है। ये पराध्वनि तरंगे अवरोधों या कीटों से परावर्तित होकर चमगादड़ तक पहुंचती हैं और ये परावर्तित स्पंदों या प्रकृति से चमगादड़ का पता चल जाता है। फिर आपका इसमें एक प्रश्न है कि सोनार की कार्यविधि का तथा उसका उपयोग का वर्णन करना है। तो सोनार एक ऐसी युक्ति है जो जल में स्थित दो पिंडों की दूरी, दिशा और चाल ज्ञात करने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके की जाती हैं। सोनार इसका पूरा नाम क्या होता है, साउंड नेविगेशन। ठीक है, तो सोनार का पूरा नाम भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो ये आपके सोनार में क्या क्या होता है, एक ट्रांसमीटर होता है, एक संसूचक होता है, रिसीवर, इससे किसी नाव या जहाज़ में लगाया जाता है। और ट्रांसमीटर जो होता है उसमें पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करके उसको प्रेषित करता है। ये तरंगे समुद्र तल से किसी पिंड से परावर्तित होकर उसको संसूचित द्वारा ग्रहण कर लेते हैं। तो जल में ध्वनि की चाल, पराध्वनि परीक्षण तथा संसूचन के समय अंतराल को ज्ञात कर लेते हैं और उसमें पिंड की दूरी को ज्ञात कर ली जाती है। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंगे परावर्तन के दो व्यवहारिक उपयोग बताएं। एक तो मेगाफोन, लाउड स्पीकर, शहनाई आदि बनाने में करते हैं। दूसरा आपके हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप को मापने में किया जाता है। अनुरणन क्या है, इसे कैसे कम करते हैं, तो किसी बड़े हॉल की दीवारों, छत और फर्श को बार बार जो परावर्तन के कारण ध्वनि का स्थायित्व होता है उसको ध्वनि की बनी रहती है उसको क्या कहते हैं, अनुरणन कहते हैं। और अनुरणन कम करने के लिए जो दीवारों की जो छत होती है उस पर अवशोषक जो पदार्थ है उसको या फिर पर्दे लगा लिए जाते हैं। एक ध्वनि का स्रोत आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, तो 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगा, तो 100 हर्ट्ज की आवृत्ति है तो 1 सेकंड में कितने कंपन करेगा, 100 कंपन करेगा। तो 1 मिनट में 60 × 100 हो जाएगा, तो 6000 कंपन इसका उत्तर रहेगा। तो ये था आपके पार्ट नंबर 11। अब देखते हैं पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 है खाद्य संसाधनों में सुधार। इसमें आपके अनाज, दाल, फल, सब्जियां से प्राप्त होता है। और अनाजों में गेहूं, चावल, बाजरा से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दालों में उड़द, मूंग, मटर होता है, इससे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। फल सब्जियों से हमें विटामिन और खनिज लवण प्राप्त होते हैं। जैविक तथा अजैविक कारक फसल उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। तो जैविक कारक फसलों के बीजों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे फसल की पैदावार की कमी होती है। और अजैविक घटक जो होता है, सूखा, ठंड और गर्मी पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, इससे भी फसल का उत्पादन घट जाता है। नेक्स्ट है अनाज प्राप्त करने के लिए पौधों का लंबा होना ज़रूरी नहीं, इसलिए वह छोटे लेकिन अधिक बीज पैदा करने वाले पौधों की आवश्यकता होगी। जो जल्दी खराब ना होते हैं उसमें बीमारियां कम लगती हैं। पोषक तत्व वे होते हैं जो पौधों के विकास और वृद्धि के लिए अत्यधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं।
कार्बन जो होता है वो हवा से मिलता है और ऑक्सीजन मिलती है, और पानी से हमें हाइड्रोजन प्राप्त होता है। पौधों के पोषक तत्व कौन से हैं? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। इनको वृहद पोषक तत्व कहते हैं। खाद और उर्वरक, 8वीं क्लास का पहला पार्ट पढ़ा होगा, खाद और उर्वरक वाला वही है। खाद कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा में मिट्टी की संरचना में सुधार करता है। खाद मिट्टी की पोषक तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण होता है, जबकि उर्वरक इसको अधिक समय तक प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरता घटती है। खाद खेतों में तैयार होता है, उर्वरकता अपने फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। भंडारण प्रक्रिया में अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी कारक, तो निम्न 2 प्रमुख उत्तरदायी कारक होते हैं जो अनाज को खराब करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे जैविक कारक में कीट और जीवाणु हो जाएंगे, और अजैविक कारक में नमी और ताप होंगे। मिश्रित महत्ती संवर्धन के लाभ, तो भिन्न भिन्न मछलियाँ जो जल की गहराई सतह पर रहती हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो जैसे आपकी कुछ मछलियाँ सतह पर, कुछ मध्य में और कुछ तलिब में रहती हैं, जिसके कारण उसमें आपस में स्पर्धा नहीं होती हैं और एक ही तालाब में ज़्यादा मछलियाँ पाल सकते हैं। फसल उत्पादन विधि अनेक प्रकार की जो अधिक फसल पैदावार हेतु काम में लेते हैं। अंतरा फसलीकरण क्या होता है? तो जब 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में अधिक पैदावार के लिए उगाया जाता है, तो इस विधि में जो पौधे होते हैं वो जल, वायु और प्रकाश पोषक तत्वों का अधिकतम उपयोग करते हैं, इसलिए फसल का जो उत्पादन होता है वो भी ज़्यादा होता है। फिर अंतरा फसलीकरण और फसल के लाभ, दोनों सीमित भूमि में अधिक फसल उत्पन्न करने में मददगार है। अंतरा फसलीकरण विधि पीड़कों को एक फसल के सभी पौधों को फैलने से रोकता है, जबकि फसल चक्र मृदा अपरदन को कम करने में काम करता है। खरपतवार के नियंत्रण में भी उपयोगी है ये, और इसकी मदद से वर्ष में 2 से 3 फसलों का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। पशुपालन का क्या क्या लाभ है? तो पशुपालन से देखो दूध प्राप्त होता है पशुओं से, पशु कृषि कार्यों में सहायता करते हैं, और किसानों के लिए पशुपालन निम्नलिखित रूप से लाभदायक होते हैं। सामान ढोने में, जंतुओं की बेहतर नस्ल पैदा करने में, और दुग्ध और कृषि कार्यों में पशुपालन का उपयोग किया जाता है। फिर आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ऐसी फसलें जो वर्षा ऋतु में उगाते हैं उसको क्या कहते हैं? खरीफ की फसल होती हैं, जैसे आपकी मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, चावल, ये खरीफ की फसल है। अभी जो फसलें बो रखी है वो रबी की फसलें हैं, जैसे शीत ऋतु वाली, सर्दी वाली फसलें। कौन कौन सी आएगी इसमें? तो इसमें आपके चना आ जाएगा, मटर आ जाएगा, सरसों आ जाएगी, और गेहूँ, जौ, अलसी, ये सभी आपके रबी की फसलें हैं। ऐसी फसल जो शीत ऋतु में बोई जाती हैं रबी की फसल कहलाती हैं। कौन सी फसलें खरीफ फसलें हैं? तो इसमें से आपके धान, मक्का और सोयाबीन तीनों ही आपके खरीफ की फसलें। उपरोक्त सभी आंसर होगा। रबी की फसल कौन सी है? तो गेहूँ है, चना है और मटर है। उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। किन विधियों को अपनाकर फसल उत्पादन में सुधार किया जा सकता है? तो फसल की किस्म में सुधार करके, फसल सुरक्षा का प्रबंधन करके और फसल उत्पादन का प्रबंधन करके। उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। फिर अगला प्रश्न है कि फसल की किस्म में सुधार के लिए किन गुणों की अपेक्षा है? तो अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता, अच्छा उत्पादन और उर्वरक के प्रति अनुरूपता। उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। जब संकरण पौधों को विभिन्न किस्मों से कराया जाता है इसको क्या कहते हैं? तो जब संकरण पौधों की विभिन्न किस्मों से कराया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? इसको अंतरा किस्मी कहा जाता है। रासायनिक रूप से तैयार पशु पदार्थों को क्या कहते हैं? तो उसको उर्वरक कहा जाता है। रासायनिक रूप से उर्वरक उसको कहते हैं। ठीक है। बोस इंडिकस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? तो बोस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है। और भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बोस बुबेलिस। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। जर्सी और साहिवाल दूध उत्पादन करने में किस जंतु की नस्लें हैं? तो जर्सी और साहिवाल ये अपनी गाय की नस्ल हैं। जर्सी विदेशी हैं और साहिवाल अपने भारतीय हैं, देसी हैं। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना एपिस इंडिका। इसका भी टेस्ट आपको मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप के ऊपर इसका टेस्ट दे सकते हैं। 49 वाली टेस्ट सीरीज़ में आपके इनके सभी के टेस्ट मैंने डाल रखे हैं। कॉलम ए को कॉलम ख से मिलान करना है। वृहद पोषक तत्व फास्फोरस हो जाएगा इसमें आपके, ये फास्फोरस। सूक्ष्म पोषक तत्व कॉपर है इसका। वर्मी कंपोस्ट केचुए से प्राप्त होता है। और नीम की पत्तियाँ जो है वो जैव कीटनाशक हैं। नीलहरी सेवाल जो है अपने जैव उर्वरक का कार्य करते हैं। जैविक और अजैविक कारक किस प्रकार से फसल का उत्पादन को प्रभावित करते हैं? तो विभिन्न प्रकार के जो जैविक कारक होते हैं जैसे कीट पतंगे, सूक्ष्म जीव, निमेटोड्स। अजैविक कारक जैसे गर्मी, सर्दी, हिमपात फसल के उत्पादन पर बुरा प्रभाव डालते हैं, असर डालते हैं, जिससे फसल उत्पादन को कमी होती है। अनाज, दाल, फल, सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो अनाज, दाल, फल, सब्जियों से हमें पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। अनाज से मुख्य रूप से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है और दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है अंतरा फसलीकरण किसे कहते हैं? तो अंतरा फसलीकरण 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निश्चित कतार या पैटर्न में उगाने की जो प्रक्रिया होती है उसको
अंतरा फसलीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है फिर आपके वृहद पोषक तत्व क्या है, इनके वृहद पोषक तत्व क्यों कहते हैं? तो ऐसे पोषक तत्व जो पौधों की वृद्धि के लिए बड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं वृहद पोषक तत्व कहलाते हैं। इनकी संख्या 6 है। और वृहद पोषक तत्व कौन कौन से? तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, एन, पी, के। एन है, पी है और ये के है। एन नाइट्रोजन, पी फास्फोरस और के पोटेशियम है। कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम और सल्फर है। ये 6 प्रमुख आपका वृहद पोषक तत्व होते हैं। 6 पोषक तत्वों की पौधों के लिए बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, अतः इन्हें वृहद पोषक तत्व कहा जाता है। इसके अतिरिक्त CHO कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी बड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। पौधे अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? तो पौधे अपना जो पोषक हैं वो पोषक तत्वों को मिट्टी, जल और वायु से प्राप्त करते हैं। पौधों के लिए 16 कुल पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 16 इंपॉर्टेंट आपको याद कर लेना है। इसमें कार्बन तथा ऑक्सीजन हवा से प्राप्त होता है और हाइड्रोजन पानी से प्राप्त होता है। और शेष जो 13 तत्व वो कहाँ से? मिट्टी से प्राप्त होते हैं। हरी खाद क्या है, इसके क्या उपयोग हैं? तो हरी खाद फसल उगाने से पहले खेतों में डाली जाती है, जैसे बरसीम, वेचा, पटसन, गंवार आदि उगा देते हैं और उन पर फिर हल या पाटा चलाकर खेतों को मिट्टी में मिला देते हैं। तो ये खाद पौधे हरी खाद में बदल जाते हैं और नाइट्रोजन और फास्फोरस का समृद्ध करने में सहायता करते हैं। हरी खाद के क्या क्या लाभ हैं? तो यह खाद हरे पौधों जैसे पटसन, मूंग, गंवार के अपघटन से बनाई जाती है, अतः हानिकारक रसायनों से मुक्त हैं। यह खाद उर्वरक मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने का कार्य करती है। मधु उत्पादन के लिए मधुमक्खियों में कौन कौन से अच्छे गुण होने चाहिए? तो प्रमुख गुण आपके देख लो अच्छे गुण। एक तो मधु एकत्रित करने की अधिकतम क्षमता हो, निर्धारित छत्ते में अधिक समय तक रहने की प्रवृत्ति हो, तीव्र प्रजनन की प्रवृत्ति हो और कम डंक मारने की प्रवृत्ति हो। ये प्रमुख इसके इसमें काम है। फसल सुरक्षा के लिए निरोधक विधियों और जैव नियंत्रण को क्यों अच्छा समझा जाता है? तो फसल की सुरक्षा के लिए निरोधक विधियाँ जैव नियंत्रण को इसलिए अच्छा समझा जाता है क्योंकि आसान होने के साथ ही फसल एवं पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, जबकि संश्लेषित जो कीटनाशक होते हैं वो अन्य जहरीले रासायनिक पदार्थ पर्यावरण और फसल दोनों पर जो प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। निरोधक विधियाँ द्वारा जो फसलों में रोग की रोकथाम का उपाय शामिल है, जिसमें उपज में वृद्धि होती है। खाद और उर्वरक के गुणों की तुलना करनी है। तो खाद के क्या गुण हैं? यह जैव अपशिष्टों से बनाई जाती हैं, इसकी मात्रा अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, मृदा में ह्यूमस उपलब्ध कराती हैं। उर्वरक रसायनों से बनाई जाती है, अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है, भूमि की उर्वरक क्षमता को कम करता है और ह्यूमस की उपलब्ध नहीं कराता है। फिर नेक्स्ट है आपके कि पशुओं में नस्ल सुधार के लिए कौन कौन सी विधियाँ का उपयोग किया जाता है, क्यों? तो पशुओं में नस्ल सुधार के लिए संकरण की विधि का उपयोग करते हैं, क्योंकि इस विधि में 2 अलग अलग नस्लों का संकरण कराने पर एक संतति ऐसी प्राप्त की जा सकती है जो उन दोनों नस्लों के वांछित गुण उपस्थित हों। उदाहरण के लिए एक लंबे समय तक दूध देने वाली जो विदेशी नस्ल है जर्सी, इसका संकरण बहुत अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली जो देसी साहिवाल नस्ल है साहिवाल, उसके साथ कराया जाएगा तो एक ऐसी संतति प्राप्त होगी जो लंबे समय तक दूध भी देगी और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज़्यादा होगी। बॉयलर और अंडे देने वाली लेयर मुर्गी में क्या अंतर है? तो बॉयलर का प्रयोजन केवल मांस के लिए होता है। बॉयलर मुर्गी जो होती है वो मांस के लिए काम में ली जाती हैं, और लेयर जो होती है वो अंडे देने वाली मुर्गी होती है, अंडों के लिए उसका पालन किया जाता है। तो दोनों मुर्गियाँ अलग अलग पर्पज़ के लिए पालते हैं। बॉयलर का प्रयोग बॉयलर क्यों पाली जाती है? तो मांस के उत्पादन के लिए पालते हैं, और अंडे चाहिए तो फिर आपको लेयर मुर्गी का पालन करना है। बॉयलर के आहार में प्रोटीन और वसा भरपूर मात्रा में होता है, जबकि अंडे देने वाली जो लेयर मुर्गी होती है उसमें भोजन में विटामिन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी प्रकार जो लेयर को अधिक स्थान की ज़रूरत पड़ती है, जबकि बॉयलर जो होती है वो कम स्थान की ज़रूरत पड़ती है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि मत्स्य संवर्धन के 2 गुण तथा 2 दोष लिखना है। तो मत्स्य संवर्धन में आपको याद रखना है कम क्षेत्र में अधिक मात्रा में अधिक जातियों को प्राप्त किया जा सकता है, ये आपके इसका गुण है, और मछलियों में सुधार किया जा सकता है, ये भी इसका गुण है। दोष क्या है? जैव विविधता का संकट उत्पन्न हो सकता है, केवल आर्थिक महत्व की बहुमूल्य मछलियों का ही संवर्धन इसमें कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन की महत्ता, उसकी उपयोगिता बताएं। तो मधुमक्खी पालन पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्धक और औषधीय गुण वाला शहद प्राप्त होता है, इसके मोम प्राप्त होता है इससे, और इसका उपयोग औषधियाँ, मलहम, क्रीम, पॉलिश, वैसलीन, मोमबत्ती आदि बनाने में किया जाता है। मधुमक्खियाँ परागण की क्रिया में भाग लेकर फसल की पैदावार में बढ़ोतरी करती हैं, और इसका उद्योग का संचालन निर्धन और अल्पशिक्षित ग्रामीण भी कर सकते हैं। फिर आता है मिश्रित खेती। तो मिश्रित खेती क्या होती है? खेती की वह प्रणाली जिसमें एक फार्म पर खेती के साथ साथ अन्य कोई कृषि आधारित व्यवसाय जैसे पशुपालन, मधुमक्खी पालन अपनाए जाते हैं, इसको मिश्रित खेती कहा जाता है। लाभ क्या है मिश्रित खेती के? तो किसान को सामान्य से अधिक आय प्राप्त होती है,
खेती से तो आय प्राप्त होगी, पशुपालन और मधुमक्खी पालन से भी उसको आय मिलेगी। मजदूर को वर्ष भर मजदूरी मिलती है। पशुओं को वर्ष भर चारा उपलब्ध रहता है। अपशिष्ट पदार्थ से खाद बन जाती हैं और एक व्यवसाय के अपशिष्ट दूसरे व्यवसाय में संसाधन के रूप में उपयोग होते हैं और इन पदार्थों का पुनर्चक्रण भी होता रहता है। भूमि का वर्ष भर उपयोग होता रहता है और किसान हमेशा कृषि कार्य में व्यस्त रहता है। पशुपालन को बढ़ावा मिलता है। तो ये मिश्रित खेती के उपाय, इसमें लाभ हैं। फसल चक्र क्या होता है, इसका सिद्धांत और महत्व बताना है। तो फसल चक्र क्रॉप रोटेशन, किसी खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व योजनानुसार क्रम में बदल बदल कर बोना जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति नष्ट नहीं हो, फसल चक्र कहलाती हैं। फसल चक्र का प्रमुख लाभ है भूमि की उर्वरक शक्ति को बनाए रखकर फसल का उत्पादन बढ़ाना। उदाहरण के लिए सोयाबीन, चना, मक्का, मटर फसल चक्र का सिद्धांत है। फसल चक्र का सिद्धांत कहें तो उथली जड़ वाली फसल के बाद गहरी जल वाली फसल को बोना चाहिए। अधिक खाद की मांग वाली फसल के बाद कम खाद वाली फसल को बोना चाहिए। अनाज के बाद दाल वाली फसल को बोना चाहिए। अधिक सिंचाई के बाद कम सिंचाई वाली फसल को बोना चाहिए और अधिक जुताई के बाद कम जुताई वाली फसल को बोना चाहिए। समान कीट और रोग लगने वाली फसलों को एक के बाद एक नहीं लगाना चाहिए। सिंचाई के 4 स्रोत कौन कौन से, इनका आपको वर्णन करना है। फिर आपको टिप्पणी लिखनी है इसमें आपके, एक तो मधुमक्खी पालन पे और आपके कुक्कुट पालन जिसको अपन मुर्गी पालन कहते हैं। तो मधुमक्खी पालन में क्या होता है, शहद और मोम के उत्पादन के लिए मधुमक्खी का पालन किया जाता है, इसको मधुमक्खी पालन कहते हैं। और शहद का सर्वत्र उपयोग होता है, इसके लिए मधुमक्खी पालन एक उद्यम और कृषि उद्योग बन गया है। शहद मोम का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। फिर आता है मुर्गी पालन। तो मुर्गी पालन के लिए आपको याद रखना है, अंडे और मांस का उत्पादन करने के लिए मुर्गी का पालन किया जाता है, इसको मुर्गी पालन कहते हैं, पोल्ट्री फार्म कहते हैं। और मुर्गी पालन में उन्नत मुर्गी की नस्लें विकसित की जाती हैं। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आपके एक पेपर दे रखा है, मॉडल पेपर, ये आपके जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, और आने वाले समय में मैं आपको इसका पूरा सोल्यूशन करवा दूंगा जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो कक्षा 9 की जो टेस्ट सीरीज है 49 रुपये वाली, उसके अंतर्गत इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और भी आपको पीडीएफ उसमें मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाले टेस्ट में आपके काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो से और वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये जो चारों पार्ट है मैंने आपको बताएं 70 नंबर कवर करेंगे, तो चारों पार्ट अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 70 नंबर का जो मैटर है वो कवर हो जाएगा। वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना ताकि आपको इनसे संबंधित और जानकारी मिलती रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, उसके उत्तर आपको कमेंट करना है। एक तो बल का मात्रक बताना है, एक भार का मात्रक बताना है, एक आपको गुरुत्वीय मान बल का मान कितना होता है, जी का मान वो बताना है, एक शक्ति का SI मात्रक बताना है और कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है कमेंट करके बताना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके ऊपर जवाब आपको कमेंट करके ज़रूर देना है। बोस इंडिकस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है ये भी आपको बताना है और एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ का नाम बताना है। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है वो आपको बताना है, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है। और फिर आपके बताना है कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहा जाता है। और एक और आपको बता देना है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान है वो कितना होता है। ये प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे बता दिए और इसी प्रकार से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, इनको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो सारे प्रश्न थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। तो मिलते हैं बच्चों आपको अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और 49 रुपये वाली टेस्ट सीरीज एक बार ज़रूर देखना, आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और आपके जो आने वाले जो 10वीं बोर्ड की परीक्षा है उसकी तैयारी आप जो अभी से करना शुरू करेंगे ताकि आपका जो टैबलेट का सपना है 10वीं क्लास में, किन किन बच्चों का टैबलेट लेने का सपना है 10वीं क्लास में भी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको तैयारी शुरू से शुरू करवाएंगे ताकि आपके जो साल भर तैयारी करें ताकि आपका जो परीक्षा का रिजल्ट वो बेहतर हो सके। और बाकी जो दोस्त हैं आपके वो भी आपसे प्रेरणा लें, खूब मेहनत करें, खूब पढ़ाई करें। और अगर आप फ़ोन चला ही रहे हैं तो उसका अच्छे जो वे में इसका उपयोग करना है, पॉजिटिव वे में इसको लेना है। ऐसा नहीं नेगेटिव वे में केवल रील्स देखते जा रहे हैं, शॉर्ट्स देखते जा रहे हैं और आपका समय बर्बाद होता जा रहा है। तो एक अच्छा जो स्टूडेंट आपको बनना है तो उसके लिए आपको अच्छी आदतों का उपयोग में लेना है, अच्छी आदतें अपनानी है। आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है अपने आसपास जो अपने छोटे बड़े भाई बहन हैं उनका भी पढ़ाई के प्रति उनको जो जागरूक करना है ताकि वो भी आपके साथ पढ़ सकें और आपको देख करके कुछ अच्छा बन सकें। इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने 4 पार्ट को 1 घंटे में यहाँ पे निपटाए हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, चारों पार्टों का मैंने आपको एक ही वीडियो में निपटा दिया। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना। साथ ही अपना एंड्रॉयड ऐप इसको ज़रूर डाउनलोड कर लेना। ऐप के ऊपर आपके लिए टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध है। 49 रुपये अगर आप अपने
टेस्ट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आने वाले समय में इसका रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। वार्षिक परीक्षा में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसमें मैंने आपके हर विषय के कम से कम 25-25 पेपर, पुराने पेपर जो हुए हैं वार्षिक परीक्षा के, वो डाल रखे हैं। उनको देखना, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको। और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ताकि जो अपडेट आएगी मैं आपको सबसे पहले वहाँ पे दे सकूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना व्हाट्सअप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, और व्हाट्सअप ग्रुप में भी जो प्रश्न पूछता हूँ उनके उत्तर आपको ज़रूर देना है। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में लाइक करके शेयर कर देना है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।